Hi students, welcome to the second chapter of history, that is historiography, Indian tradition. हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग मैंने आप सभी को फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं. हिस्टोरियोग्राफी मीन्स व्हाट? हिस्टोरियो मीन्स हिस्ट्री एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग. तो जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसी को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी. सो in the first chapter we have studied about the western tradition historiography, right? वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि कार्ल मार्क्स, वोल्टेयर, लियोपोल्ड वॉन रेंके. मतलब इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया था कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हु वर द इम्पॉर्टेंट इंडियन हिस्टोरियन, हाउ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन. As you know, whenever we are studying history, we need some fact or we need to verify some fact. मतलब कि जब भी हमें, आप सभी को भी पता है कि जब भी मतलब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें फैक्ट की ज़रूरत होती है. मतलब बिना सच जाने हम कैसे भरोसा कर लेंगे कि ये हिस्ट्री जो लिखी गई है वो सच ही है, या फिर जो फैक्ट हमें मतलब सच का पता चलता है उसको वेरीफाई करना पड़ता है. जैसे कि जब भी हमें अगर कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, इंस्क्रिप्शन मैंने आप सभी को बताया था, जैसे अगर केव्स पे पेंटिंग करना, ठीक है, स्टोन पे कार्व करना, इसको क्या कहा जाएगा? इंस्क्रिप्शन. या फिर कोई हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? क्रिटिकली एनालाइज, उसकी जांच पड़ताल पहले करनी पड़ती है. उसके बाद में वो सोर्स को यूज़ करके हिस्ट्री लिखा जाता है. और उसके बाद ही जब हम ये सब प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद ही हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. सबसे पहले, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ईयर देख लेते हैं जो इस चैप्टर में दिया गया है. तो ये मैंने हाईलाइट किया है स्टार्टिंग में ही, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको लर्न करने के लिए इजी रहे. तो फर्स्ट इवेंट देखते हैं. 1784 CE सर विलियम जेम्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. CE मीन्स कॉमन एरा, या फिर हम उसे AD भी बोल सकते हैं. 1784 CE में सर विलियम जेम्स जो एक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कोलकाता में क्या फाउंड किया था? एशियाटिक सोसाइटी. सेकेंड वन इज 1817 CE. 3 volumes of the history of British India were published. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक का नाम है, तो उसके 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए गए थे. मतलब वॉल्यूम्स मीन्स पार्ट्स बोल सकते हैं या फिर खंड. जैसे भी रामायण है तो रामायण के अलग अलग पार्ट्स है, जैसे लंका कांड, मतलब रावण के बारे में सब बताना, फिर उत्तर रामायण यानी लवकुश कांड, तो ये सब. नेक्स्ट 1841 CE The history of India was written by Mount Stuart Elphinstone. 1841 CE में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री किसने लिखी थी? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने. नेक्स्ट वन 1882 CE ताराबाई शिंदे's बुक स्त्री पुरुष तुलना was published. मीन्स स्त्री पुरुष तुलना, तुलना मीन्स क्या? कंपैरिजन. जैसे हम लोगों ने फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें क्या बताया गया था कि वुमेन्स को टोटली इग्नोर करते थे, कोई अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं. तो ताराबाई शिंदे ने उस पर एक बुक लिखी. तो वो बुक किसके बारे में थी? स्त्री पुरुष तुलना. स्त्री मीन्स क्या? वुमेन, एंड पुरुष मीन्स मैन. तो दोनों को कंपेयर किया गया था कि दोनों को कैसे समझना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए. नेक्स्ट वन 7 जुलाई 1910 CE भारत इतिहास संशोधक मंडल was founded by VK रजवाड़े in पुणे. 7 जुलाई 1910 CE को भारत इतिहास संशोधक मंडल फाउंड किया था. किसने? VK रजवाड़े ने. कहाँ पे? पुणे में. नेक्स्ट वन 1922 to 1937 CE 5 volumes of Cambridge History of India were published. मतलब 1922 से लेके 1937 CE तक 5 वॉल्यूम्स जो है पब्लिश किए गए थे. किसके? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नेक्स्ट अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. चैप्टर्स में आपके ये सब टॉपिक है. ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, एंड नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स. तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. अब ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, अभी यहाँ पे जो हिस्टोरियोग्राफी जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. इंडियन वे, मतलब ट्रेडिशन जो है वो इंडियन वे, इंडिया के तरीके से. ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी
हिस्ट्री को इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन मिडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड. आप सभी को पता है फर्स्ट चैप्टर में ही थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि एंशियंट पीरियड के टाइम पे जो है रिटन डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता था. अगर हिस्ट्री का पता चलता था तो वो कैसे? ओरली, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो हिस्ट्री का पता चलता था, हिस्ट्री पास होती थी तो किससे? ओरली. तो वही फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखते हैं. In ancient India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lores and memories of social transition were preserved through recitation. Recitation means what? Orally, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है. तो ऐसा बोला गया है कि एंशियंट इंडिया में जो हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मीन्स व्हाट? पूर्वज, तो उनके द्वारा जो है उनके थ्रू किया गया काम, डीड्स मीन्स वर्क, जो उन्होंने महान काम किए थे, तो उनके महान काम किए गए काम के जो मेमोरीज है, यादें, वो माइथोलॉजिकल लोर्स मीन्स स्टोरी, माइथोलॉजिकल मीन्स डिवाइन के बारे में, जैसे गॉड के बारे में कुछ स्टोरी हुआ ऐसा. एंड मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशन, मतलब क्या चेंजेस आए, एंशियंट टाइम में भी चेंजेस आए थे तो क्या बदलाव आए, तो ये सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी गई थी. किसके थ्रू? रिसाइटेशन मीन्स ओरली. नेक्स्ट वन, द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नोन टू इंडियंस एज अर्ली एज द 3rd millennium BCE. BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा. But unfortunately, no one has yet been able to decipher the writing of that period. अभी ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पन सील पाया गया था, उसको भी कहा जाएगा एक इंस्क्रिप्शन. तो वो सील जो पाया गया था तो उससे ये पता चल पाया कि जो इंडियंस है वो लिखना भी जानते थे. और कब, मतलब कैसे पता चला? ये डेट क्या बताया गया है? 3rd millennium BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, या फिर उससे भी पहले कहा गया है कि इंडियन को लिखना भी आता था. और ये किसके थ्रू पता चला? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन सील पाया गया था. बट अनफॉर्चुनेटली नो वन हैज येट बीन एबल टू डिसाइफर द राइटिंग ऑफ दैट पीरियड. डिसाइफर मीन्स डीकोडेड. डीकोडेड किसको कहा जाता है? जो चीज़ हम रीड कर सके. तो कैसे इंस्क्रिप्शन जो पाए जाते थे, जो उस पर स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो वेरियस लैंग्वेजेस में, जैसे भी कॉमन पीपल के लैंग्वेजेस में तो लिखा हुआ होता नहीं था कि इसको कॉमन पीपल पढ़ के और अच्छे से रीड कर लेंगे, उसमें क्या लिखा है उसका मतलब समझ सकेंगे. तो हिस्टोरियंस क्या करते थे? इसको स्टडी करते थे. हिस्टोरियंस ही वो लैंग्वेज समझ पाते थे तो उसको वो स्टडी करते थे. लेकिन अब तक बोला गया है कि जो वो हड़प्पन सील पाया गया था वो अब तक डिसाइफर नहीं हो पाया है, डिकोडेड पूरा 100% नहीं हो पाया है. उसको हिस्टोरियंस भी रीड नहीं कर पाए हैं कि उस पर एक्चुअली लिखा क्या है. ठीक है. नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन. ऐसा कहा गया है कि जो सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स इंडिया में पाया गया था वो किस फॉर्म में पाया गया था? इंस्क्रिप्शंस. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट नोन स्पेसिमेन. अभी जो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में जो पाया गया था तो उसका सबसे पहला जो है स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं या फिर किसी चीज का नमूना. ठीक है. द फर्स्ट नोन स्पेसिमेन ऑफ राइटिंग वॉज फाउंड ऑन द रॉक इंस्क्रिप्शन. मतलब जो अर्लीस्ट नॉन रिटन डॉक्यूमेंट जो पाया गया था तो उसमें से सबसे पहला क्या पाया गया था? रॉक इंस्क्रिप्शन एंड स्टोन पिलर्स. पिलर्स को क्या बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में? स्तंभ या फिर खंबा बोलते हैं, जैसे अशोक पिलर्स है. ठीक है. तो वो भी ऐसा कहा जाता है. कब? डेटेड टू 3rd century BCE. वो भी कब पाया गया था? 3rd century BCE, बिफोर कॉमन एरा. एंड इट वॉज इंस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्परर अशोका. मतलब जो रॉक इंस्क्रिप्शंस था, यानी रॉक पे लिखा हुआ, इंस्क्राइब किया हुआ, स्टोन पिलर्स पे लिखा हुआ, इंस्क्राइब किया गया, वो कब मतलब इंस्क्राइब हुआ था? किसके पीरियड में, किसके रूल में? एम्परर अशोका के. The inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and copper plates from 1st century CE. CE means मैंने आप सभी को बताया था कॉमन एरा या फिर उसको AD भी बोल सकते हैं.
और उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंस्क्रिप्शन जो पाया गया था वो रॉक इंस्क्रिप्शन और स्टोन पिलर्स, ठीक है, लेकिन वो भी अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, यानी वो रॉक पे क्या लिखा गया था, स्टोन पिलर्स पे क्या लिखा गया है, उसको हिस्टोरियन भी डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट क्या बोला है कि कुछ चेंजेस आए, ट्रांजिशन, जो इंस्क्रिप्शन मतलब धीरे धीरे किस पे स्टार्ट हुआ, कॉइन्स पे, मतलब ये किंग्स के बारे में या फिर उनके किंगडम्स के बारे में, किंग्स के थ्रू जो बैटल्स हुए या फिर किंग्स ने कौन सी अच्छी चीज़ें की, जो भी है, तो वो कॉइन्स पे लिखा जाने लगा, मेटल इमेजेस, ठीक है, स्कल्पचर्स एंड कॉपर प्लेट्स पे, फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी सी। कब से ये शुरुआत हुई, फर्स्ट सेंचुरी से। एंड दे डेपिक्टेड डेट्स ऑफ किंग्स। अभी वो जो इंस्क्रिप्शन मतलब पाया गया, जो इंस्क्रिप्शन की शुरुआत जो कॉइन्स पे हुई, मेटल इमेजेस पे हुई, स्कल्पचर्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, तो डेपिक्टेड मीन्स शो करना, तो उस पर क्या शो किया गया, डेट्स ऑफ किंग्स। मतलब हिस्ट्री जब रिसर्च करते हैं या फिर किसी मतलब एज का पता लगाना होता है कि कौन से एज में कौन से राजा थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, तो वो कार्बनिक डेट से मतलब पता चलता है, ठीक है। तो क्या शो किया गया, डेट्स ऑफ किंग्स। डायनेस्टिक जीनोलॉजीज, जीनोलॉजीज मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डायनेस्टिक मीन्स क्या, राजघराना, ठीक है, किंगडम भी बोल सकते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, राजघराना। तो जीनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि अगर हम मराठा हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मराठा हिस्ट्री के जो किंग थे, राजा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। और वो जब उनकी जब डेथ हो गई, तो उनके डेथ के बाद छत्रपति कौन बने, उनके एल्डर जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे जो संभाजी महाराज थे, ठीक है। तो उसके बाद में संभाजी महाराज के बाद में कौन छत्रपति बने, राजा राम। तो इस तरह से मतलब जो राजघराना होता था, तो जनरेशन टू जनरेशन जो किंग बनते थे, राजा बनते थे, उसे कहा जाएगा जीनोलॉजीज। नेक्स्ट वन, टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब उस किंग के पीरियड में उनका किंगडम कितना बड़ा था, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला था, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होगा कि जो किंग रहते थे उस टाइम पे, जो भी किंग रहते थे, तो वो रूल कैसा करते थे, मतलब अपने उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रजा, तो वो प्रजा के साथ कैसे ट्रीट करते थे, ठीक है, मतलब अच्छा काम करते थे उनके लिए, या फिर कोई कोई राजा कैसे क्रूअल भी होते थे, तो वो प्रजा के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, सिर्फ अपना ही सोचते थे। तो इससे मतलब इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि कौन से राजा कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था उनके प्रजा के लिए, वो अपना किंगडम किस वे में चलाते थे, किस तरह से चलाते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था, ठीक है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल ले लो, वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या फाउंड किया, स्वराज, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब उस टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट के बारे में, फेमाइंस एक्सेट्रा। फेमाइंस मीन्स व्हाट, अकाल, सूखा, मतलब जब अनाज की कमी हो जाती है तो उसे कहा जाता है। तो अगर कोई कोई राजा अच्छे होते थे तो फेमाइंस का पहले से प्रिकॉशंस रखते थे, जैसे कि स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज हुआ करता था, वहाँ पे अनाज वो पहले से मतलब स्टोर करके रखते थे, ताकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो वो अपनी प्रजा का जो है अच्छे से ख्याल रख पाए। नेक्स्ट वन है राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। ऐसा कहा जाता है कि राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, अभी ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऑटोबायोग्राफीज मीन्स आत्मकथा, जो खुद के बारे में खुद लिखो, मतलब जैसे कोई राजा अगर ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है यानी वो खुद के बारे में लिख रहा है, और बायोग्राफीज मीन्स कोई दूसरा अगर आपके बारे में लिख रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफीज। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में किंग्स के बारे में या फिर डायनेस्टिक हिस्टोरी के बारे में लिखना ये क्या माना गया था, इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हर्षचरित, हर्ष कौन थे, राजा, किंग। चरित का मतलब यहाँ पे चरित्र भी हो सकता है, जैसे कैरेक्टर। तो ये कब लिखा गया था, ये किंग के बारे में 7th सेंचुरी सीई में। 7th सेंचुरी
कॉमन एरा में बाय बाना भट्टा इज किंग हर्षास बायोग्राफी। बाना भट्टा कौन थे? पोएट, मतलब ये हर्ष के राज दरबार में कोर्ट में बाना भट्टा जो है पोएट हुआ करते थे। तो इन्होंने हर्षचरित के बारे में जो है लिखा था। हर्षचरित एक अच्छे किंग थे। मतलब अगर जब भी हम हर्षचरित, ये बुक है, बुक का नाम है, जब भी हर्षचरित बुक पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में दिया रहेगा? हर्ष के लाइफ के बारे में, हर्ष जो किंग थे उनके लाइफ के बारे में, वो अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे ट्रीट करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। तो ये सारी चीज़ें जो है बाना भट्टा ने हर्षचरित बुक में लिखा है। और ये कब लिखी गई थी? 7th century CE में। It gives a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's time। मतलब यहाँ पे जो ये बाना भट्टा ने जो बुक लिखी हर्षचरित, उसमें रियलिस्टिक पिक्चर दिखाया गया है। किसके बारे में? वो किंग जब थे, हर्ष किंग जब थे, उनके टाइम का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। जैसे भी मैंने बताया कि अगर कोई मतलब अच्छा राजा है, तो अभी कैसे कि अगर राजा के बारे में सिर्फ हम अच्छा लिखेंगे, ठीक है, और उसने ज़रूरी नहीं है कि हर राजा जो है सिर्फ अच्छा ही काम करे, कोई मतलब गलत काम भी करता है, मतलब अपनी प्रजा के साथ में बुरा व्यवहार भी करता है, तो उसके बारे में भी हिस्ट्री में लिखना चाहिए। अगर दोनों तरीके से हम देखेंगे तो कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि वाकई में मतलब सही मायने में वो राजा अच्छा था या फिर नहीं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सोहागौरा कॉपर प्लेट, ये आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो। जैसे इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, स्टार्ट हुआ किस पे? कॉइन्स पे, मेटल इमेजेस, स्कल्पचर, कॉपर प्लेट। तो ये एक डॉक्यूमेंट है कॉपर प्लेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है? द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कॉपर प्लेट है डॉक्यूमेंट, ये कहाँ पाया गया था? उत्तर प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गोरखपुर के सोहागौरा में। एंड इट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम मौर्यन पीरियड विथ इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसा कहा जाता है कि ये मॉडर्न पीरियड के टाइम का है, और इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी। जैसे कि देवनागरी स्क्रिप्ट होता है, रोमन स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, तो वैसे ही एक स्क्रिप्ट होता है, कौन सा? ब्राह्मी। एंड द सिंबल्स इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट आर इंडिकेटिव ऑफ ए ट्री। अभी आप जो ये सिंबल्स देख रहे हैं इस पे कॉपर प्लेट पे, उसमें कौन सा सिंबल्स इंस्क्राइब किया गया है? ट्री का, माउंटेन का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स है, एंड स्ट्रक्चर विथ 4 पिलर्स एंड अ ग्रैनरी। ग्रैनरी मीन्स क्या होता है? भंडार गृह, जहाँ पे जो है अनाज, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। तो इस आपको मतलब इसमें ये सारे जो है इमेजेस दिखाई देंगे, माउंटेन्स के हैं, ट्रीज के हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है? ग्रैनरी, जहाँ पे जो है अनाज वगैरह स्टोर करके रखे जाते थे, ताकि जो है जो फेमाइंस वगैरह जो हमने पढ़ा, ऐसा अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो राजा जो है अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन। होप you understand about ancient history, and in the next part we will study about medieval history. Thank you for watching this video.